आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ में हूं प्रदीप्ता रमोला। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और अगर हम बात करें देहरादून नगर निगम की तो यहां पर मेयर प्रत्याशी जो है वो भी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज मेयर संवाद प्रेस क्लब में रखा हुआ था। कैसे देहरादून की हरियाली को बरकरार रखा जाए, इसको लेकर कई संस्थाओं ने यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया था, जिसमें सभी मेयर प्रत्याशी पहुंचे, उन्होंने संवाद किया, उनसे सवाल जवाब भी किया गया। आज हमारे साथ कई लोग जो हैं उनसे संवाद करने की कोशिश हम करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का मेयर वो देहरादून में चाहते हैं। सर, आपका नाम? आशीष गर्ग, इको ग्रुप सोसाइटी। यहाँ पर अगर देखा जाए निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, कई मेयर प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि किस तरह का मेयर जो है आप देहरादून में चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पहले की अगर तस्वीर देहरादून की देखी जाए और आपकी तस्वीर देखी जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो नज़र आता है। हाँ, जो आपने अभी बात कही, देखिए जो हमारी देहरादून की कई समस्याएं हैं, जिसमें आप ब्रॉडली देखें तो ग्रीनरी एकदम ख़त्म हो गई है, 1% से कम हो गई है। साथ ही साथ जो कूड़े की जहाँ तहाँ आपको दिखता है और बहुत ये AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ कॉन्क्रीटाइजेशन बुरी तरह से बढ़ रहा है, जिससे शहर में पार्किंग की समस्या आ गई है, या ट्रैफिक आप जाम देखते रहते हैं, या अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब हम चाहते हैं कि इसको अब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब हम केवल विकास जो बोल के हम एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, तो उसको अब संतुलित विकास या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी तरफ हमको बढ़ना ही नहीं, सोचना ही नहीं, अब काम करना पड़ेगा। अब क्या है कि हम बात करते रहते हैं सस्टेनेबिलिटी की, इको फ्रेंडली की, लेकिन होता नहीं है। अच्छा सर, ये सहस्त्रधारा रोड पर जब पेड़ काटे गए थे तो एक संघर्ष जो है आपका नज़र आया था, आप हाईकोर्ट तक गए थे। तो क्या लगता है जिस तरह से हरियाली देहरादून की खत्म होती जा रही है और अब अगर नया प्रत्याशी आता है जो मैदान में उतरे हुए हैं, नया मेयर बनता है, तो क्या प्राथमिकता आपको लगती है जिस तरफ सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत होगी मेयर को? देखिए पराजक्ता जी, हमारा जो लड़ने का जो हम हाई कोर्ट गए थे, कोई पर्सनल गेन के लिए नहीं गए थे। हमें पता था कि जैसे देहरादून की हरियाली जब मास लेवल पे कम होगी तो देहरादून का तापमान बढ़ेगा। तो देखिए उसके बाद और भी काफ़ी ग्रीनरी का जिसे कह सकते हैं विनाश हुआ है, तो उसकी वजह से देहरादून का टेम्परेचर, हम ये सब बातें आप हो ही रही हैं कि वो, तो हमारा ये हमने तब सोच लिया था। और हमारा ये नहीं था कि ये जो विकास को हम रोकें किसी तरीके से। हम भी चाहते हैं रोड चौड़े हो, तो रोड चौड़े होने का हमारा यही पर्पस था, कराने का ये था कि उसको एक तरीके से करें जिसमें इंक्रोचमेंट हटाएं, फुटपाथ भी बने, साइकिल ट्रैक भी बने, और जो बाहर का ट्रैफिक शहर के अंदर ना आए। तो उसके लिए अन्यंत्र हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव रूट्स थे। अब जैसे आप सुन रही हैं कि एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, तो यदि वो बनने ही थे तो इनको सहस्त्रधारा रोड को क्यों हटाना था? तो इसमें ये रहता है कि जो आम पब्लिक है, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं या बच्चे हैं, वो फुटपाथ साइकिल पे चल के अपने स्कूल वगैरह शहर में जा सकते थे। अभी सहस्त्रधारा रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। इस पर अंधाधुंध बड़े बड़े वाहन, डंपर्स बड़ी हाई स्पीड पर दौड़ते हैं, एक्सीडेंट रेट्स बढ़ गए हैं। तो ये इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी, और ये 3 साल पहले हमने यही सब कोर्ट में भी जाके बताया था, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आया। सरकार के कोई नुमाइंदे जो भी थे, उनको आना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। तो अब कहते हैं पछताए क्या हो, तो चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब ये है कि पछताने से ज़्यादा हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो अब जो भी क्लाइमेट एक्शन जो हम बात करते हैं, हमारी सोसाइटी तो रिस्पना क्लीनिंग में लगी हुई है। तो हमने करीब 600 टन कूड़ा नगर निगम के साथ मिलकर हटाया है, और हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हमने 160-70 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम कर लिए। तो हमारा यही है कि मेयर जी, अगर देखा जाए जिस तरह से हरियाली जो है वो खत्म होती जा रही है, पेड़ों का कटान जो है वो हो रहा है, लेकिन जब यही सवाल जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जवाब आता है कि विकास कार्य भी ज़रूरी है। हाँ, मैंने वही कहना चाह रहा हूँ कि हम विकास तो होना चाहिए, विकास बहुत ज़रूरी है, हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ अब तो चीफ मिनिस्टर सर भी कहते हैं कि भाई इकोलॉजी के साथ ही उसको करना है। तो हम भी वही कह रहे हैं कि इकोलॉजी को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, पेपर्स में रह जाए, भाषणों में रह जाए, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि हम नहीं तो हमारा देहरादून का अस्तित्व जो है बिल्कुल एकदम बदल चुका है, तो उसको वापस लाने की ज़रूरत है। तो इकोलॉजी को तो उठाना पड़ेगा ना। अब डेवलपमेंट जब किसी चीज़ को बैलेंस कैसे करती है, तराजू होती है, उसमें एक जगह आपने ज़्यादा झुका दिया है तो क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा बोझ रखेंगे, तो इकोलॉजी पे ज़्यादा
अपना स्ट्रेस दीजिए और यहाँ कम कीजिए। ठीक है, आज ये जो मेयर संवाद हुआ है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या आगे परिवर्तन देखने को मिलेंगे विकास कार्यों में? हरियाली को ध्यान में रखते हुए क्या विकास कार्य होंगे आगे? देखिए, ये एक पहल थी, आज तक ये ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो ये बहुत अच्छा एक पहल है जिसमें सब पार्टीज़ के जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है सब आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और हमारा भी एक जो ग्रीन एजेंडा उनके सामने रखा गया। अब वो जो ग्रीन एजेंडा जो रखा गया वो कितना उसको समझे हैं, तो उसके बाद जो भी जीतता है उनसे हमारी इंटरेक्शन जारी रहेगा, दून सिटीजन फोरम के माध्यम से भी जारी रहेगा, और हम इंडिविजुअली जो हमारे अपने ग्रुप्स हैं जो हम एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं वो भी हम बात उनसे करेंगे, और जो हमने क्वेश्चन उठाए, जो उन्होंने बोला कि हम आपसे यदि होता है तो हम इस पर ज़रूर कुछ करेंगे, तो हमारा ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम इनसे बात करते रहेंगे और कोशिश यही करेंगे कि अब हमको थोड़ा सा नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो गया, कॉन्क्रीटाइजेशन, नहीं तो ये शहर जैसे नदियाँ मर गई हैं वैसे शहर भी मर जाएगा, मतलब मर जाएगा ऐसा मेरा मतलब कि वो जो स्वरूप मर जाएगा उसका, है ना। पॉपुलेशन तो रहेगी जो रहती है यहाँ पर, लेकिन वो जो देहरादून एक हमारा विज़न था वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। देहरादून के मेयर कैसे हो, जो कि जिनके हाथ पर शहर की कमान हो, इसको लेकर पब्लिक ओपिनियन जो है वो हम ले रहे हैं। यहाँ पर मेयर संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया था, आप आंदोलनकारी रहे हैं, आपने ही उत्तराखंड को बनाया है, आपका क्या ओपिनियन है कि जो अब जिनके हाथ पर देहरादून की कमान हो, देहरादून शहर जिनके हाथों पर सौंपा जाए, कैसा मेयर आप चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप में राज्य को बनाने के लिए जन आंदोलन था, तो सबकी प्रतिभागिता के साथ ये आप कह सकते हैं, तो उसमें सौभाग्य है कि हमें भी एक कंगण के रूप में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप में जो शहर का पहला नागरिक होता है वो, मैं जब अन्य शहरों में हम जब देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, तो सबसे पहला जो वक्तव्य आता है वो पूरे विदेशों में मैं देखता हूँ तो मेयर का ही आता है। निश्चित रूप में जब नगर निगम की बात आती है, हमने इस नगर पालिका को नगर निगम बनते हुए देखा है, 20-30 वार्डों से 100 वार्डों तक बनते देखा है, तो निश्चित रूप में जो प्रत्येक आदमी है, खासकर जो सबसे पहली पीड़ा होती है उस व्यक्ति की ज़्यादा होती है जो खासकर टैक्स पेयर है, जो हाउस टैक्स जमा कर रहा है, जो वाटर टैक्स जमा कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक टैक्स दे रहा है, तो उसकी पीड़ा पहले होती है। जो टैक्स नहीं दे रहा है उसकी वो एक बार के लिए उसकी कितनी संवेदना है वो सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये रिटायरमेंटों का शहर तो था। यहाँ सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो थे और बड़ी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियाँ रही हैं, तो देहरादून को दून घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सौभाग्य से मुझे भी बहुत लंबे वर्षों से देहरादून को देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा जन्म यहाँ का है, तो उस ज़माने में जब लाल बत्तियाँ होती थी, रेड लाइट जो चौराहों पे होती थी, वो कितनी संतुलित होती थी, कैसे चलती थी, कितने वाहन होते थे, तब ये चीज़ें थी। लाल बत्तियाँ आज भी लगाई राज्य बनने के बाद, लेकिन वो कितनी चल पा रही हैं? कई जगह खाली बजट के नाम पे उनको लगा दिया जाता है, लेकिन उसमें नगर निगम का हस्तक्षेप नहीं है, उसमें ट्रैफिक यहाँ, क्योंकि क्या है कि समन्वय की कमी सबसे ज़्यादा है। तो नए मेयर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले कि क्या वो अपने शहर के अधिकारियों के साथ समन्वय बना पाएगा, विभागों के साथ। सबसे बड़ा जो कूड़ा निस्तारण है, जैसे उसमें कूड़े में भी सबसे पहली जो प्रायोरिटी आ रही है, मैं स्वयं हूँ, मैं भले ही कह रहा हूँ, लेकिन आदतन मैं भी इतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मजबूरन मैं भी पॉलीथीन लेके सब्जी पकड़ के चला जा रहा हूँ। वो गलतियाँ मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कोशिश करता हूँ कि थैला लेके जाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं गाय बगाए मेरे से भी वो गलती होती है। तो क्या मेयर उस चीज़ को लेके, हर बार मैंने देखा कि जिलाधिकारियों ने छापे मारे, हमने स्वयं अपने हाथ से कपड़े के बैग बांटे हैं, लेकिन वो खाली एक, मैं समझता हूँ अखबार की हेडिंग जो बनती है, छपती हैं, दिखती हैं, हमें भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या कारण है कि वो पॉलीथीन जो है लगातार वो है अपना ग्राफ बढ़ाती चली जा रही हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। नालियाँ जो हैं, मतलब नालियों का मानक नहीं है। नालियाँ पहले जिस तरह की होती थी, देहरादून के अंदर ये रिकॉर्ड होता था कि अनवरत जो बारिश होती थी, जिसको हम झड़ी कहते हैं, 4-5 दिन की, 20 मिनट के अंदर कितनी ही बारिश हो, 20 मिनट के अंदर देहरादून शहर की वो हो जाती थी। आज जो है अगर 20 मिनट, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे बारिश हो जाए तो 20 मिनट के अंदर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा गंदा है। कई जगह इतनी गहरी नालियाँ हैं, कई जगह इतनी संकरी नालियाँ हैं, कई जगह डेयरियाँ हैं, तो डेयरी होनी भी ज़रूरी है, दूध भी चाहिए लोगों को, लेकिन उसके लिए सिस्टम इनके पास मास्टर प्लान तैयार नहीं है। उसमें हो क्या रहा है कि इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर 100 में से 10 आदमी जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी के 90 आदमी उसको इरिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वो अपनी मान के चलते हैं। ऐसे ही कूड़ा निस्तारण का है, कई जगह ये है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जाता है, कई जगह नहीं उठाया जाता है, और मतलब ये बड़े शर्म की बात होती है कि अगर हम शहर के, अभी आपने जैसे देखा होगा, अच्छी बात है कि खुद जो मेयर के कैंडिडेट हैं उन लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि शहर की जो सराउंडिंग है हमारी, जो हमारा रिंग रोड का रूप हम इसको कह सकते हैं, बाईपास हम उसको कह सकते हैं, वहाँ से जब आदमी नाक बंद करके निकलता है
तो पहले देहरादून में सिर्फ एक ही जगह नाक बंद करता था आदमी, कुआं वाले में, जहाँ शराब फैक्ट्री होती थी। उसके अलावा देहरादून में नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती थी। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई ऐसी जगह, कई ऐसे नालियाँ, नदी हैं, रिस्पना है, जो खाली जाली लगा के ढक देने से हम बदबू थोड़ी कम कर देंगे। वो देखना तो बंद हो सकता है, अदृश्य हो सकता है, लेकिन उसका निस्तारण कैसे होगा? मतलब मैं उसमें देख रहा था, कई लोगों का देख रहा था, तो कई जगहों का विजन उसमें स्पष्ट नहीं उभरता कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो कौन से लगाएंगे। सबने पेड़ का मतलब थोड़ी आपने बेर के पेड़ लगा दिए सब। उसमें पेड़ वो लगने चाहिए जो पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने वाले लोग, जो पौधे ऐसे होने चाहिए। चाहे मैंने कहा ना, फिर टैक्स की व्यवस्था है, एक एक घर उसमें काउंट होना चाहिए। 100 में से 10 घर टैक्स दे रहे हैं, 10 नहीं दे रहे हैं, 10 घर लिंगर ऑन पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ानी भी जरूरी है। इनकम तब बढ़ेगी, उसके लिए विजन होना बहुत जरूरी है मेयर का, और उसको एक चार्ट बनाना पड़ेगा वार्ड वाइज, उसको जाके फील्ड में जाना पड़ेगा मेयर को। ऐसा नहीं कि खाली चेयर लगा के आप बैठे, आपने खाली पर्ची फॉरवर्ड करी और आगे आप कहने के काम की संस्कृति होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत लंबा विषय है, कई लोगों के अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें कूड़ा से लेके, पर्यावरण से लेके, इन सब चीज़ों को लेके, टैक्स, नाली सफाई, स्वास्थ्य, और जो हमारे क्लिनिक हुआ करते थे वो सारे बंद हो गए हैं, उनको रिवाइव करने की आवश्यकता है। उससे बड़ी ज़रूरत, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जितनी हमारी नदियाँ हैं जो गवर्नमेंट की लैंड, उनकी वीडियोग्राफी करके उसको हर साल उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि इसमें अतिक्रमण हुआ नहीं हुआ, हुआ तो किसने करा, उसकी क्या पेनल्टी है, मानक होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। आप क्या चाहते हैं सर कि शहर का प्रथम नागरिक कैसा हो? नहीं, अभी मैंने सबको यहाँ सुना काफ़ी देर, और बड़ा ही मैं ये भी कहूँगा कि मुझे निराशा भी हुई, क्योंकि किसी ने भी, सबने बात की पार्क जो बने हुए हैं उनमें पेड़ लगाएंगे, उनमें तो ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं। किसी ने नहीं बात की कि नगर निगम की लैंड को जो है हम पेड़ या पार्क बनाने के लिए, मतलब हर आज किसी भी वार्ड में क्या किसी भी मोहल्ले में पार्क्स हैं ही नहीं। मतलब 1% हमारी ग्रीनरी रहेगी, दिल्ली में 30% ग्रीनरी है। तो आप ये एक बहुत गहन चिंता का विषय है। तो लोग ये कहते हैं कि हम पार्क जो है उनको मतलब ठीक करेंगे, पर कोई ये नहीं कहता कि नए पार्क बनाएंगे, बल्कि जो नगर निगम की ज़मीन है वो सब ये बोले कि हम पार्किंग बनाएंगे। तो पार्किंग बना के तो और हम ट्रैफिक को बढ़ाएंगे, इंड्यूस डिमांड का जो हम काफ़ी समय से बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप सड़कें बना रहे हो, सड़कें चौड़ी कर रहे हो और पार्किंग बना रहे हो, तो ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो वो एक बड़ा ही मतलब मुझे लगता है बेवकूफ़ाना कदम होगा अगर ऐसा कोई सोचता। बल्कि हमें पार्क्स की ज़रूरत है, हमें बच्चों के खेलने के मैदान नहीं है। एक ही मैदान था हमारा अपना ये रेंजर्स कॉलेज, जहाँ शहर भर के बच्चे खेला करते थे, आज वहाँ उसको मार्केट बना दे। तो एक हमारा जो हमारे चाहे नगर निगम है, चाहे मेयर है, चाहे सरकार है, हमारे एक जो है कमर्शियल एक सोच है कि सब चीज़ को दुकानें बना दो, मतलब सबसे कैसे आमदनी जनरेट की जा सके, वो भी ज़रूरी है। पर पहले तो आप ये सोचो ना कि लोगों के जीवन स्तर कैसे सुधरे। लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बच्चों का जीवन स्तर सुधरेगा जब पार्क्स होंगे, पार्किंग होगी, तभी वो खेलेंगे। नहीं तो फिर हम कहते हैं मोबाइल में घुसे हुए, मोबाइल में नहीं घुसेंगे तो क्या होगा जब उन पर कुछ खेलने का स्थान ही नहीं है। हर जगह से पार्क जो है छिनते जा रहे हैं, या तो वहाँ पे कोई कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है या ओपन जिम बना दिया, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? अगर बच्चे ने क्रिकेट खेलना है, कुछ खेलना है, तो कहाँ खेलेगा? अगर पार्क में कोई उसने अपना मस्ती करनी है तो कहाँ करेगा? दूसरी बात जो है मेन हमारा जो पिछली भी आज तक की जो नगर निकाय जो रहे फेल रहे जिस बारे में, वो कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में, और उसका ABCD हम लागू नहीं कर पाए। मेन है सेग्रीगेशन। आज तक हमारे घर से कभी सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं मांगा गया, ना इसके लिए कोई फ़ाइन किया गया। जब तक सेग्रीगेटेड वेस्ट को एक हम आदत नहीं बना देंगे, और जब तक ये नहीं होगा कि फ़ाइन, बिना फ़ाइन के तो हिंदुस्तान की जनता मान नहीं सकती। तो आप एक वो बनाइए ना कि यार अगर आप नहीं सेग्रीगेटेड वेस्ट देते हो तो हम फ़ाइन लेंगे, या अलग अलग उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाइए। जब तक हम इकट्ठा वेस्ट को ही हम ले जाते रहेंगे तो हम कभी भी, चाहे हम शीशम माड़ा बना लें, चाहे हम सहजारा बना लें, हम वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो भी सिटीज़ इसमें कामयाब हुए, चाहे भोपाल है, चाहे इंदौर है, चाहे विदेश है, वहाँ पे हमेशा सेग्रीगेशन एट सोर्स को ही पालन किया गया, तभी जो है वो वहाँ पे जो कूड़ा निस्तारण के क्षेत्र में कामयाबी मिली है। तो मेरा यही है, मेयर से यही अपेक्षा है कि अगर ये दोनों चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा कुछ जो है क्वालिटी ऑफ लिविंग इस शहर में बेहतर हो सकती है। अच्छा, आज यहाँ पर मेयर से संवाद किया गया है, तो तमाम प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर आए थे। क्या लगता है आपको कि जो अब शहर का पहला नागरिक बनेगा, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस संवाद का, या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा उनके कार्यों में, विकास कार्य और देहरादून की हरियाली बरकरार रखने? नहीं, मैंने वही आपको कहा कि मुझे तो प्राइमरीली जो है निराशा ही हुई थी अभी ये सभी कैंडिडेट्स को सुन के, अनफॉर्चुनेटली। पर फिर भी चलिए, हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और यही सोचेंगे कि जो हमने आज हम बातें रखते भी आए और आगे भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये बातें रखेंगे कि जो हमारी पार्क की बात है या जो ग्रीनरी की वादा करने से कि किसी ने कहा 2.5 लाख पेड़ मैं लगाऊंगा, पर लगाओगे कहाँ? सारा तो तुमने कॉन्क्रीटाइज कर दिया, और खुद नगर निगम की तरफ से टाइलें लगाई गई रोड के दोनों तरफ, और वो भी नीचे सीमेंट लगा के, जबकि अर्बन ग्रीनिंग गाइडलाइंस में कि आप टाइलों के नीचे सीमेंट नहीं, आपको रेत पे लगानी चाहिए। तो आप जगह भी तो छोड़ो ना पेड़ लगाने की। पेड़ के हम हवा में थोड़ी लगाएंगे, या कहीं यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर थोड़ी लगा के जाएंगे। तो मतलब अगर आप कोई वादा भी कर रहे हो कि 2.5 लाख पेड़ लगाओगे, तो और मैं ये भी यहाँ पे ज़रूर एक वो करना चाहूँगी, 2.5 लाख पेड़ लगे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के
समय में। आज एक भी पेड़ जिंदा नहीं है रिस्पना के किनारे, और रिस्पना का क्या हाल है। तो मतलब उसके लिए हमें यही ज़रूरी है कि जो हम बात करें थोड़ा अपना एक उसका बैकग्राउंड पहले जान लें और किस तरह से करेंगे उस चीज़ को करें तो ज़्यादा बेहतर है।